जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमें प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं के योगदान के विषय में पढ़ना है। इसके पहले हमने आपको सिलेबस बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जियोग्राफी पेपर फर्स्ट की भी, पेपर सेकेंड की भी, या हिस्ट्री पेपर फर्स्ट सेकेंड, या पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट सेकेंड, जो भी सब्जेक्ट के आपको चाहिए क्लासेस, आप प्लेलिस्ट अवश्य चेक करिए। और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बाकी पेड नोट्स आपको अवेलेबल कराए गए हैं, अभी आपको हम बता देंगे, जिसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो भी पूरा सिलेबस है, उसके पूरे नोट्स जो भी 13-14 चैप्टर कराए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएंगे। उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको जो है पीडीएफ नोट्स भी दे दिए जाएंगे, अगर आप चाहें तो सीरीज के, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं के योगदान के विषय में, अर्थात जो प्राचीन समय था उस समय भारतीय जो भूगोलवेत्ता थे उनके क्या योगदान रहे थे। सबसे पहले हम देखें तो प्राचीन भारत के भौगोलिक ज्ञान को कालक्रमों के अनुसार निम्नलिखित भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला सिंधु सभ्यता काल, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चलता है। वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और महाकाव्य काल 2500 से 1000 ईसा पूर्व। पौराणिक काल जो है 1300 से 300 ईसा पूर्व, और बौद्ध काल 600 से 200 ईसा पूर्व है। इन सभी समय कालों में भौगोलिक जो क्षेत्र है उसमें क्या योगदान विभिन्न ग्रंथों के, विभिन्न वेदों के, या ग्रंथ में लिखे गए लोगों द्वारा बताए गए हैं, उसको हमें पढ़ना है इस चैप्टर फर्स्ट में। सबसे पहले हम देखें सिंधु सभ्यता काल, तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक यह समय काल चलता है। इस काल में भौगोलिक ज्ञान की जानकारी बहुत कम उपलब्ध है, क्योंकि इस काल में रचित कोई साक्ष्य नहीं मिला है, अर्थात लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इसके बारे में भौगोलिक ज्ञान या किसी भी क्षेत्र में अधिक जानकारी सिंधु सभ्यता काल में नहीं मिल पाई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा आदि की खुदाई से प्राप्त विभिन्न जो सामग्रियां हैं एवं उनके भग्नावशेषों पर लिखी लिपि से उस काल में भौगोलिक ज्ञान की जानकारी मिलती है। दो प्रकार के भूगोल की जानकारी मिलती है, कृषि भूगोल और मानव भूगोल। अर्थात कृषि उस समय जो थी मुख्य साधन थी लोगों के जीवन यापन का, कृषि के द्वारा लोग जो है व्यापार भी करते थे। और मानव भूगोल अर्थात मानव कैसे रहन सहन करते थे, उस समय सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, कैसे उसके क्षेत्र विभाजित थे, और कैसे उनकी नगरीय सभ्यता थी, अर्थात रोड चौड़े थे, नालियाँ बनी हुई थी, ढकी हुई नालियाँ थी। ये सभी चीज़ें आपको सिंधु सभ्यता काल से खुदाई के माध्यम से पता चलती हैं, क्योंकि हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। अगला हम देखें तो वैदिक काल आता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। इस काल में भौगोलिक ज्ञान की जानकारी प्रमुख स्रोतों वेद, ब्रह्मांड, ग्रंथ, अरण्यक एवं उपनिषद आदि थे। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसकी ऋचाओं में पर्वतों के विषय में, नदियों के एवं तत्कालीन आदिवासियों का उल्लेख मिलता है। सृष्टि रचना, सूर्य की विशेषता एवं उसका प्रभाव, सौरमंडल एवं जीवों के विकास का उल्लेख जो है वैदिक काल के विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। जैसे कि वैदिक काल में जो प्रमुख स्रोत थे उसे हम वेद कह सकते हैं, ब्रह्मांड, ग्रंथ, अरण्यक या उपनिषद, इन सभी चीज़ों में भौगोलिक जानकारी मिली हुई है। पर्वतों के विषय में, नदियों के विषय में, या आदिवासियों के उल्लेख भी उसमें हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद में वायुमंडल का भी उल्लेख मिलता है। इसमें उलेमा, परमा तथा तृतीया नामक वायुमंडलीय परतें बताई गई हैं। अथर्ववेद में विश्वोत्पत्ति एवं ब्रह्मांड विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान है। इसमें पृथ्वी के ग्रहीय संबंधों, भू आकृति की, स्थलाकृतियों की, पर्वतों, नदियों, जलवायु एवं ऋतु विज्ञान, वनस्पति वर्ग, जंतु वर्ग, खनिज, पशुपालन, कृषि उत्पादनों, व्यवसायों, परिवहन मार्गों, नगरों एवं राजनैतिक प्रदेशों के वर्णन मिलते हैं। उनके अतिरिक्त भूकंप, बाढ़ों, गेहूं, चावल एवं गन्ना आदि का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ये तो आपका वैदिक काल के विषय में जानकारी हो गई। अगला आता है महाकाव्य काल, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। इस काल के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? रामायण और महाभारत दो महाकाव्य माने जाते हैं। जैसे कि रामायण में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? रामायण में सूर्यवंशी राजा दशरथ एवं उनके पुत्रों का वर्णन हमें मिलता है। दशरथ के अश्वमेध यज्ञ में मिथिला, कैकेयी एवं दक्षिणापथ आदि के वर्णन से स्पष्ट होता है कि पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जो रामायण है उससे हमें पर्वत, पहाड़, झील के विषय में तो पता चलता ही है, साथ ही साथ जब
अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जाएगा और जिस क्षेत्र को वो पार करेगा वह क्षेत्र हमारा है, और जो क्षेत्र के राजा उसको रोक लेंगे उनसे युद्ध एक प्रकार से किया जाएगा, फिर जीता जाएगा। तो ये क्या दर्शाता है कि पहले भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। रामायण के उल्लेख के अनुसार उस समय पृथ्वी के मध्य का भाग जो है जम्बू द्वीप कहलाता है। उस समय भारतीयों का विश्वास था कि पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मलोक, नीचे पितृलोक, पश्चिम में वरुण लोक और पूर्व में देवलोक स्थित है। आप जो है लौकुश कांड में सुने होंगे, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवशेक नगरी है विख्यात अयोध्या धाम की, यह जन्मभूमि है श्री राम की। तो ये आप सुने होंगे, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, ये सभी क्षेत्रों के नाम है। तो जिससे हमें पता चलता है कि भारत पहले विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। उस समय पृथ्वी पर 4 सागरों, खारा सागर जो कि बंगाल की खाड़ी थी, रक्त सागर जो कि लाल सागर था, दुग्ध सागर जो वर्तमान आर्कटिक सागर है, और मीठा सागर जम्बू द्वीप की झीलों का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। जम्बू द्वीप के उत्तर में 6 पर्वतमालाओं का वर्णन है, लंका, यवन द्वीप, जावा, पदम, चीन, तिब्बत में स्वर्ण, रूपेयक, सुमात्रा, बोर्नियो के विवरण से स्पष्ट होता है कि उस समय जल व स्थल के यातायात मार्ग विकसित हो गए थे। कैसे पता चलता है? जैसे कि जब राम वन गमन करते हैं, वन में जाते हैं, तो रास्ते में जो मल्हार होता है वह नदी को पार कराता है, तो उस समय जल में भी यातायात मार्ग विकसित हो गए थे। महाभारत की बात करें तो महाभारत में वर्णित भौगोलिक ज्ञान वेदों से मेल खाता है। महाभारत में मेरु पर्वत को विश्व का केंद्र बताया गया है। इसके उत्तर पूर्व में कुरुद प्रदेश, उत्तर पश्चिम में भद्रा वड़ तथा दक्षिण पश्चिम में केतुमाला प्रदेश स्थित इसमें बताए जाते हैं। उसके उत्तर में नील, श्वेत एवं श्रृंगवान तथा दक्षिण में निषाद, हेमकूट तथा हिमालय पर्वत बताए गए हैं। मेरु एवं नील के मध्य इलावृत्त, नील एवं श्वेत के मध्य श्वेतवृत्त एवं श्वेत एवं श्रृंगवान के मध्य हिरण्य वृत्त तथा श्रृंगवान के उत्तर में ऐरावत जो है माना गया है महाभारत में। महाभारत काल में पृथ्वी को गोल तस्तरी के रूप में बताया गया है। जम्बूद्वीप को पृथ्वी के मध्य बताया गया है और पृथ्वी के उत्तर सिरे पर दुग्ध सागर एवं दक्षिणी सिरे पर खारा सागर बताया गया है। बस आप ध्यान से सुनते रहिए कि एक कहानी की तरह आप समझते रहिए कौन से काल में भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या जानकारी किन ग्रंथों से या किन स्रोतों से प्राप्त हुई है। अगला हमारा पौराणिक काल है जो कि 1300 से ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक समय चलता है। पुराण वेदों की तरह भारत भी प्राचीन ग्रंथ के समान है। पुराणों की रचना का समय जो है 1000 से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुराण का अर्थ भी क्या होता है? पुराना। हमारे देश में 18 पुराण हैं। इसमें विभिन्न युगों के दर्शन, धर्म, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, भूगोल आदि का संकलन मिलता है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, वाराह पुराण आदि इनके नाम है। कुल मिलाकर 18 पुराण है, जिसमें से प्रमुख पुराणों के नाम आपको बताए गए, भागवत पुराण या मार्कंडेय पुराण या वाराह पुराण। पौराणिक भूगोलों की विवेचना सुप्रसिद्ध भूगोलवेत्ता स्वर्गीय प्रोफेसर मुजफ्फर अली ने अपनी पुस्तक पुराणों का भूगोल में की हुई है। इन पुस्तकों में पुराणों में निहित भौगोलिक जानकारी की विवेचना कर उसे आधुनिक भूगोल के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है। पुराणों के संकलन के स्रोत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, खगोलीय ज्ञान, यात्रा वृत्तांत, ये सभी चीज़ें जो हैं मानी जाती हैं। अर्थात जो प्रोफेसर स्वर्गीय मुजफ्फर जी थे, उन्होंने जो विभिन्न पुराण थे उसमें जो जो जानकारी भौगोलिक क्षेत्र में दी गई थी उसका एक संग्रह करके बताए हुए हैं। प्रमुख तथ्यों की बात करें उनके अनुसार तो पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति का एक ही केंद्र रहा है। यह पाश्चात्य धारणा गलत है कि मानव उत्पत्ति के अनेक केंद्र रहे हैं। उनका मानना है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है एक ही जगह पर हुई है। उसके बाद एक उत्पत्ति केंद्र से मानव समूहों का प्रसरण 7 प्रदेश में हुआ, जहाँ उन्होंने अपनी संस्कृति विकसित की। आधुनिक विचारधारा भी मानव प्रगति को 7 जलवायु प्रदेशों में विभक्त मानती है। अर्थात एक जगह पर उत्पत्ति हुई, वहाँ से लोग अलग अलग 7 प्रदेशों में गए और अपनी अलग अलग संस्कृति उन्होंने अपना ली अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार। और वर्तमान में भी हम अगर देखें तो मानव प्रगति को 7 जलवायु प्रदेशों में विभक्त माना जाता है। तीसरा है, इन 7 प्रदेशों में से एक प्रदेश जम्बूद्वीप से 9 मानव समूह पृथ्वी के 9 उप प्रदेशों में आवासित हुए हैं। ऐसा एक उप प्रदेश कौन सा है? भारत है। उस समय जो है यह मुजफ्फर
जो वेद पुराण पढ़कर संकलित करते हैं भौगोलिक जानकारी वह बताते हैं। चौथा बात वह बताते हैं पुराणों में महाद्वीपों एवं महासागरों, नदियों, पर्वतमालाओं तथा भारतवर्ष के प्रदेशों का वर्णन निहित है। भारत में 4 जातियाँ बतलाई जाती हैं। यूनानी एवं अरब देशों में पुराणों में वर्णित भूगोल का अनुसरण किया गया है। यूनान के 7 जलवायु प्रदेशों की संकल्पना पुराणों से ही ली गई है, उनका मानना है। पांचवी बात वह बताते हैं पुराणों में मेरु पर्वत की स्थिति को चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरा बताया गया है। ये सभी पर्वतमालाएं कगार बनाती हैं। पामीर के पठार की कल्पना, जिसमें तिब्बत के पठार की विशेषताएं भी मिली हुई हैं। छठा है पुराणों में वर्तमान नदियों का भी उल्लेख है। उनके अनुसार सभी नदियां झीलों से निकलती हैं जो पर्वत के हिम पिघलने से बनती हैं। नदियां भूमिगत आर पार बहती हैं। सभी प्रमुख नदियों की सहायक नदियां भी हैं। पुराणों में 4 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? गंगा, चक्षु नदी, सीता नदी, भद्र सोम नदी का वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर पुराणों में 4 नदियों का वर्णन किया गया है। सातवीं बात वह बताते हैं कि पुराणों में मेरु पर्वत के उत्तर में 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? नील पर्वत, तियानसान पर्वत, श्वेत पर्वत जो कि अक्साई चीन, और श्रृंगवान पर्वत जो कि किरधिज पर्वत की भी विवरण इसमें मिलता है। पांचवा काल कौन सा है आपका? बौद्ध काल, जो कि 600 से 200 ईसा पूर्व तक चलता है। प्राचीन भारत के भौगोलिक चिंतन में बौद्ध काल का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोधगया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, अंधविश्वास, भेदभाव, अज्ञान तथा धार्मिक जटिलता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अतः यह काल प्राचीन भारतीय भूगोल का भ्रमयुक्त काल जो है कहलाया जाता है, अर्थात यह जो बौद्ध काल है। उन्होंने पुरानी प्रथाओं को तोड़कर भारतीय समाज का पुनरुत्थान किया। प्राचीन भारत में भूगोल की चेतना धर्म से जुड़ी हुई थी। बौद्ध काल में धर्म का प्रचार जावा, सुमात्रा, सिंघल द्वीप अर्थात श्रीलंका में, न्यूगिनी, चीन, जापान, फिलीपीन द्वीप समूह, मंगोलिया, अफगानिस्तान, टर्की, ईरान, इराक एवं मिस्र तक फैला हुआ था। इस काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विश्वव्यापी स्तर पर हुआ। इस तरह बौद्ध धर्म का स्थानिक प्रचार तत्कालीन भौगोलिक ज्ञान का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी। वृक्षों, पशु पक्षियों एवं कीड़े मकोड़ों पर दया का भाव प्रदर्शित किया, जो कि तत्कालीन पारिस्थितिक चेतना का एक प्रकार से प्रतीक माना जाता है। प्राचीन भूगोलवेत्ताओं की बात करें, भारत के प्राचीन जो भूगोलवेत्ता थे जिनके जो है भूगोल में योगदान रहे, उनकी बात हम आगे चल के करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, यह जो चैप्टर वाइज क्लासेस आपको कराई जा रही हैं उसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो सबसे पहले आप सिलेबस चेक कर लीजिए जो पढ़ाया जा रहा है, क्या उसी के नोट्स आपको चाहिए। उसके बाद आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 860848 46796 पे आप मैसेज करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा मात्र 25 रुपये में। एक पेपर का, दोनों पेपर का 50 रुपये आप पेमेंट करेंगे, एक बार में ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और चैप्टर वाइज क्लासेस वहाँ पर मिलेंगी। क्या क्या चीज़ें? सबसे पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, उसके नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन और सब्जेक्ट वाइज सीरीज की पीडीएफ भी दे दी जाएगी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप उसमें पूछ भी सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, तो सभी चीज़ें आपको अच्छी तैयारी कुल मिलाकर कराई जाएगी। चलिए देखते हैं हम प्राचीन भारत के जो विभिन्न भूगोलवेत्ता थे उनके विषय में। विश्व का प्राचीनतम ज्ञान भारतीय प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। हालांकि आप देखेंगे जहाँ भी भूगोल की जानकारी देने वाले विभिन्न विद्वान रहेंगे भारत के नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें बता तो दी थी पहले इन्होंने, लेकिन इन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से कहीं लिखा होना नहीं था, इसलिए इनका नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। रोमन भूगोलवेत्ताओं, जो ग्रीक के भूगोलवेत्ता हैं, इन सभी लोगों का आपको नाम देखने को मिलता है। क्यों? जो कि हमने बताया कि इनका नाम इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने सुव्यवस्थित तरीके से किसी भी जानकारी को नहीं लिखा था। कोई भी ग्रंथ लिख रहे थे उसी में बीच में जानकारी दे दिया करते थे। रामायण और महाभारत काल से लेकर 12वीं शती ईस्वी तक अनेक भारतीय विद्वानों ने विभिन्न भौगोलिक पक्षों का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। प्राचीन काल में भूगोल का नाम जो है कोई अलग विषय नहीं था, किंतु धरातली तथा आकाशीय पिंडों से संबंधित अध्ययन क्षेत्र शास्त्र के रूप में प्रचलित था। इसलिए भूगोल और खगोल
को एक दूसरे से संबंध माना जाता था। गणितीय भूगोल और खगोलीय भूगोल प्राचीन भूगोल के प्रमुख पक्ष थे। इसके साथ ही भौगोलिक तथा मानवीय तथ्यों के प्रादेशिक वर्णन भी इसके अंतर्गत समाहित होते थे। प्राचीन भारत के प्रमुख विद्वान निम्नांकित हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों में भूगोल के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की। सबसे पहले हैं कौटिल्य अर्थात चाणक्य। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य नाम से भी जाना जाता है, 4वीं सदी ईसा पूर्व में मौर्य समाज के संस्थापक जो चंद्रगुप्त थे 322 से 298 ईसा पूर्व जो शासन करते हैं, उनके गुरु प्रधानमंत्री थे। जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की हुई थी, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी भारत के व्यापारिक तथा राजनीतिक संबंधों की भौगोलिक विवेचना की गई थी। इस ग्रंथ में प्राचीन भारत की कृषि व्यवस्था, औद्योगिक प्रगति, व्यापार तथा व्यापारिक मार्गों आदि का वर्णन किया गया था। अर्थशास्त्र में राजनीतिक भूगोल से संबद्ध महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसमें पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला आदि कई नगरों का भौगोलिक एवं राजनीतिक वर्णन किया गया है। आर्यभट्ट की बात करें तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट का नाम पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की आकृति गोलाभीय बताया और पृथ्वी के व्यास और परिधि का परिकलन किया हुआ था। उन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताया था, जो कि वर्तमान 24,901 मील के लगभग बराबर है। वर्तमान में लोग 24,901 मील बताते हैं और उस समय बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी रिसर्च के आर्यभट्ट महोदय ने 24,835 लगभग बराबर ही पृथ्वी की परिधि बता दी थी। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बदलती स्थितियों को बताया और प्रतिपादित किया कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने पर चंद्रग्रहण दिखाई पड़ता है। आर्यभट्ट की प्रमुख कृति आर्यभट्टियम है। सर्वप्रथम उन्होंने ही खोज की कि सूर्य स्थिर और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने ही सर्वप्रथम बताया हुआ था कि सूर्य जो है वह स्थिर है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। आगे चलकर विभिन्न आपको विद्वान देखने को मिलेंगे, वह तब भी कहते हैं धीरे धीरे रिसर्च होता है और धीरे धीरे जान पाते हैं कि पृथ्वी घूमता है, सूर्य स्थित होता है, लेकिन आर्यभट्ट ने बहुत पहले बता दिया था। वराहमिहिर की बात करें तो वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे और गुप्त काल के दूसरे प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें खगोलिकी की 5 पद्धतियों की व्याख्या की गई। वे पृथ्वी के किसी बिंदु के अक्षांश ज्ञात करने की विधि से परिचित थे। उन्होंने गणित में दशमलव के प्रयोग और महत्व से भारतीयों को अवगत करा दिया था। बृहद जातक, बृहद संहिता और लघु जातक वराहमिहिर के अन्य प्रमुख जो हैं ग्रंथ हैं। वराहमिहिर ने सिद्ध किया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। वह एक कदम और आगे बता देते हैं। उन्होंने ग्रहों के संचालन तथा अन्य खगोलीय समस्याओं के अध्ययन के अनेक यूनानी कृतियों का भी सहारा लिया हुआ था। धन्वंतरी की बात करें तो धन्वंतरी प्रमुख आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सा विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राज्यसभा के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने चिकित्सा के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की विशेषताओं और उनकी उपयोगिता का वर्णन किया हुआ है। 5वां भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी में एक महान गणितज्ञ और खगोलवेत्ता हुए, जिन्हें भास्कराचार्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हुए थे। प्रथम ग्रंथ में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और ज्योतिष शास्त्र संबंधी जानकारी दी गई थी और दूसरे ग्रंथ में कुछ प्रमुख अन्वेषणों का विवरण किया गया था। भास्कराचार्य ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्यमान है, जिसके कारण वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। सोचिए कितना समय पहले भास्कराचार्य ने इस बात को बता दिया था कि गुरुत्वाकर्षण नामक कोई शक्ति है जो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपको अभी कहानी पढ़ने को साइंस में मिला होगा कि जो है न्यूटन बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे सेब गिरा, उसके बाद उन्होंने सोचा कैसे गिरा और फिर गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। तो सोचिए कितना पहले भास्कराचार्य ने इसके विषय में बता दिया था, फिर भी उनको इसका नाम नहीं दिया जाता है, क्योंकि वही बात है कि इन्होंने सुसंगठित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से नहीं लिखा हुआ था। उन्होंने पृथ्वी को 360 डिग्री में विभाजित किया और अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं द्वारा नगरों की अवस्थित निर्धारित करने में उनका उपयोग किया। भास्कराचार्य ने पृथ्वी को गोल मानकर ही सारी गणनाएं की हुई थी। ब्रह्मगुप्त की बात करें, ब्रह्मगुप्त गुप्त काल के तीसरे प्रमुख खगोलवेत्ता ब्रह्मगुप्त वराहमिहिर के समकालीन थे। उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य नामक ग्रंथ लिखे, जिनमें खगोलिकी भूगोल संबंधी तथ्य और सिद्धांत दिए गए हैं। उन्होंने तेल, जल और पारा से घूमने वाले कुछ यंत्रों का भी वर्णन किया।
ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी का व्यास 1581 योजन 7905 मील बताया था, जो कि पृथ्वी के वास्तविक व्यास 7925 के लगभग समान है। कालिदास की बात करें तो कालिदास ने संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन माना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिसे नवरत्न कहा गया था। कालिदास उन 9 रत्नों में अग्रगण्य थे। कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की: रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सभी रचनाएं उनकी प्रमुख हैं। इनमें प्रकृति चित्रण के साथ ही साथ स्थानों और मार्गों का विवरण मिलता है। ऋतुसंहार में खड ऋतु का वर्णन मिलता है और मेघदूत में मेघ पथ का भौगोलिक वर्णन मिलता है। इस प्रकार से यह चैप्टर आपका होता है समाप्त। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए 8608 46 796, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें विभिन्न जानकारी आपको दी जाती है। कब एग्जाम होंगे, टाइम टेबल भेज दिया जाता है, सभी जानकारी उसमें आपको दे दी जाती है। बाकी कोई डाउट रहता है टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ भी सकते हैं। और नोट्स अवश्य ले लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।